भाई सिंह जी, संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय नाथूलाल वर्मा साहब, श्रीमती दुर्गा वर्मा जी, महासचिव श्री कौशल सत्यार्थी जी और अन्य तमाम संस्था के पदाधिकारीगण, सदस्यगण और यहाँ उपस्थित होने वाले तमाम सम्मानित होने वाले हमारे तमाम वरिष्ठ नागरिकगण, भाई और बहनों, नौजवान साथी, मुझे आज इस प्रोग्राम में आके इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं आपको शब्दों व्यक्त नहीं कर सकता। प्रोग्राम तो कई बड़े बड़े होते रहते हैं, पर जिस प्रकार से नाथूलाल वर्मा जी, जिनको मैं जानता नहीं था, मुझे खाली इतना हुई कि वो मानव सेवा ट्रस्ट चलाते हैं और एक प्रोग्राम रखा है वरिष्ठ नागरिकों का। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस भी है, उसके उपलक्ष्य में वो मेरे हाथों से सम्मान कराना चाहते हैं बुजुर्गों का, वरिष्ठ नागरिक, और मैंने तत्काल प्रोग्राम को फिक्स कर दिया, मुझे जाना ही है। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से नाथूलाल वर्मा जी ने रिटायरमेंट के बाद में अपने आप को समर्पित कर दिया समाज के लिए, वरिष्ठ जनों के लिए, जो अभी उन्होंने बताया कि वो क्या क्या इस संस्था के माध्यम से सेवा का काम कर रहे हैं, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। अभी नाथूलाल वर्मा जी की तरह अगर हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर ब्लॉक में लोग काम करने लग जाए तो मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों को एक अलग पहचान मिल सकती है। उनके अलग तरह की समस्याएं होती है। बुजुर्ग जो होता है व्यक्ति, उनकी समस्याएं अलग तरह की होती है, पारिवारिक भी होती है, सामाजिक भी होती है, स्वास्थ्य की भी होती है, सब तरह की होती है। उनको जरूरत बुढ़ापे के अंदर ही होती है, कोई ऐसा साथी मिले, चाहे बच्चे हों, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे वो रिश्तेदार हों या समाज हो, कोई न कोई उनके साथ खड़ा मिले उनको, तब जाके वो कॉन्फिडेंस से जिंदगी जी सकता है और जीवन व्यतीत कर सकता है। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है बुजुर्ग के अंदर तो वो बहुत तकलीफ आता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो आती रहती है, स्वास्थ्य की भी आती रहती है। इसलिए मुझे खुशी हुई कि नाथूलाल वर्मा जो है इस उम्र के अंदर भी और रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने एक सेवा का संकल्प किया और मानव सेवा ट्रस्ट का निर्माण किया। नाम भी ऐसा ही रखा है जैसा काम हो रहा है। इसके लिए बधाई की पात्र है हमारे नाथूलाल। सोशल सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है जीवन के अंदर। दुनिया के मुल्क जो विकसित थे, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, वहाँ ये सोशल सिक्योरिटी मिलती है हर नागरिक को। हर नागरिक को जिंदा रहने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है। ये हमारी संविधान जो कहता है डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ, उसी ढंग से दुनिया भर के अंदर हर व्यक्ति जो आया जन्म लेके उसको जीने का अधिकार है। और जैसे आवश्यकता बढ़ती है उसी प्रकार से सरकार की ड्यूटी है कि उसको सुरक्षा प्रदान करे, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे, वो जीवन बिता सके, परिवार चला सके। तो दुनिया के मुल्कों में वीकली पैसा मिलता उनको और वो उसी ढंग से जीवन बिताते हैं। एक मजदूर होता है, मजदूर। ये बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग हम बैठे हैं, इसमें मशीनें काम आई होगी
और साथ में मजदूर भी लगा तब जाके बिल्डिंग खड़ी हो पाई, खाली मशीनों से नहीं बनती है। वो मजदूर जब सही साथ नहीं देता उसका 50, 55, 60, उसके बाद में वो आप सोच सकते हो कि अगर ना उसकी पेंशन होती है, ना उसके बाद में इतना धन इकट्ठा होता है कि वो जिंदगी खुद की अपने परिवार की चला सके, तो उस पर क्या बीतती है आप सोच सकते हो। वो चिंता से घिरा रहता है हर वक्त में। तो सरकार फिर किस काम की? सरकार का कर्तव्य है कि वो एहसान नहीं है उनके ऊपर। सरकारों का कर्तव्य है कि वो उसकी सोशल सिक्योरिटी करे, आराम से जीवन जी सके वो व्यक्ति। हम लोग करीब, भाई इनको चुप कर दो है भाई, इनको चुप करो, बात नहीं करे। हम लोगों ने करीब 1 करोड़ 90 लाख से बढ़ के 96 लाख हो गए, लगभग 1 करोड़ लोगों को हम लोग, जो देश में कहीं नहीं होगा, उसमें अधिकांश बुजुर्ग हैं, उनको हम लोग पेंशन दे रहे हैं। पहले 27 लाख ही सिर्फ, पिछली बार जब मुख्यमंत्री था क्योंकि उसमें कई शर्तें लगी हुई थी, सब शर्तें ने हटा दी। पहले की जो पेंशन मिल रही होती, वो बेटा अगर 18 साल का हो गया तो पेंशन बंद हो जाती थी। सब शर्तें हटा दी, एक साल में 60 लाख तक हमारा आंकड़ा पहुंच गया। अब वो 90 लाख जाना हो गया। विधवाएं भी उसके अंदर है, एकल नारी भी है, निःसंतान भी है। और हम बहुत ही 750 रुपये देते हैं, 1000 रुपये देते हैं, एज के साथ में देते रहते हैं। मैंने भारत सरकार से मांग करी, प्रधानमंत्री जी से, आपकी नीति में बदलाव करो। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैंने कहा है, लिख के भेजा कि भारत सरकार कोई 15-20 साल से ही 200 रुपये देती है, 300 रुपये देती है, 400 रुपये देती होगी। तो आप सोच सकते हो इस महंगाई के जमाने में 200, 300, 400 क्या मायने रखते हैं। हम 1000 रुपये देते हैं तो हम मानते हैं वो कम है। जब तक आप महंगाई के साथ नहीं बढ़ोगे, जैसे तनख्वाह बढ़ती नहीं बढ़ती कर्मचारी की, डीए बढ़ जाता है महंगाई के साथ में। वो हमारी नौकरी की हो मालूम है कि डीए बढ़ता रहता है तो आराम रहता है, महंगाई बढ़ता। तो ये पेंशन फिक्स है और महंगाई बढ़ती जा रही है भयंकर। कोरोना के बाद और महंगाई बढ़ती है। आज तो महंगाई, बेरोजगारी, 2 मुद्दे देश के सामने हैं। नौकरी मिल नहीं रही है, नौकरी थी वो नौकरी है, किसी को निकाल दिया लोगों ने क्योंकि उनकी आमदनी कम हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, तनख्वाहें कम कर दी गई जगह पर। और महंगाई की मार तो मैं समझता हूँ, मेरी बहन है, माता बेटी जानती है, रसोई चलाना मुश्किल हो जाता है। सब्जियाँ, दाल, हर चीज की महंगाई बढ़ गई है। तो ये जो स्थिति है, इसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि हम सोशल सिक्योरिटी को अपनाए हुए हैं और ज्यादा उसको मजबूत कर रहे हैं। उसी रूप में हम लोग राजस्थान के अंदर जो फैसले सरकार ने किए हैं, उनकी तारीफ बहुत ज्यादा सब जगह हो रही है कि किस प्रकार से हम लोग सेवा का काम कर सकते हैं। मानव सेवा, नाम भी इन्होंने मानव सेवा ट्रस्ट लिख दिया। मैं तो चाहूंगा हमारे नंदलाल वर्मा जी से कि मुझे भी परमानेंट सदस्य बना दे मानव सेवा ट्रस्ट का। नाम ऐसा है जो मेरी रुचि का नाम है और काम मेरी रुचि का है, तो आनंद वही आता है जब रुचि का काम हो। मेरी रुचि का काम यही है, मैंने बचपन से ये संस्कार लिए हैं और उसी कारण में प्रथम सेवक के रूप में आज 3री बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री। और मैंने खाली कहने के लिए नहीं कहा है,
तो पता नहीं कि मर्जी है कि वो मुझे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, अलग बात है। तो मैंने ऑफर दे दिया कि मैं इनका जो है सदस्य बनना चाहूंगा, कोई पद नहीं दूंगा, मैं खाली सदस्य बनना चाहूंगा। हमने जो अभी बताया आपको, इतनी अच्छी स्कीम बनाए हम लोग राजस्थान के लिए, चिरंजीव योजना। अपन शादी ब्याह में चिरंजीव हो, लॉन्ग लाइफ, नाम भी हमने योजना का वो लिखा है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। भारत सरकार की एक स्कीम है, वो पहले भामाशाह की स्कीम राजस्थान में थी, वो आधी आबादी को भी पूरी नहीं करती थी। वो खाली जो एक सर्वे होता है उसको आधा बना के एक तिहाई आबादी को 5 लाख का बीमा मिलता था इलाज का। हमने सब हटा दिया है, पूरे प्रदेशवासियों का, पूरे प्रदेशवासियों का 10 लाख का बीमा कर देंगे। दूसरा जो है 10 लाख के बीमे के अलावा, मान लीजिए आपने इलाज करवाया, एक मुझे भाई मिला प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर के बाहर, इतना खुश था वो कि मैं मेरे गांव से लेके आया मरीज को, मेरे संबंधी थे कोई, और सीके बिरला में मैंने अस्पताल में इलाज करवाया, हार्ट का, हृदय का बाईपास करवाया, जहाँ 2, 2.5, 3 लाख रुपये लगते हैं। वो कह रहा मेरा खाली टैक्सी का खर्चा था 170 रुपये, खाली मेरे 170 रुपये लगे और मेरा इलाज फ्री हो गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, इसलिए कि आप लोग सब वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं और आप बात को पहुंचा सकते हो आगे जाके, गरीब के घर तक पहुंचा सकते हो। और जैसे वर्मा जी ने कहा कि काम ये करते भी हैं। अगर मान लो 6-10 लाख में 4 लाख खर्च कर दिया आपने परिवार के इलाज के लिए, 6 लाख ही बचे हुए हैं, और तकलीफ आ गई, भगवान पता नहीं किसको क्या तकलीफ जैसे मालूम नहीं पड़ता है। कई बार अचानक की किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ती है, लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, और कोई बीमारी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट भी बदल जाता है लोगों का। इसलिए जो डेथ होती है एक्सीडेंट से, तो उसके तमाम जो अंग है शरीर के, वो किसी के लिए काम आ सकते हैं। अपने यहाँ भी हार्ट का ऑपरेशन होने लग गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया आदमी, उनका हार्ट, किसी आदमी का हार्ट खराब हो गया है, उसमें अदला बदली हो सकता है, मतलब अदला बदली मतलब उसका लग सकता है। इतनी आजकल साइंस आगे बढ़ गई है। उसमें 15-20 लाख खर्च होते हैं मान लो। हमने वो स्कीम बनाई है बीमे की 10 लाख की। अगर आपका 4 लाख खर्च हो गया, 6 लाख ही बचे हैं, वो 6 लाख बचे रहेंगे। और जो किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, या हार्ट ट्रांसप्लांट है, कोकले प्लांट से बच्चों में जो बैर गूंगे होता है, हो जाते हैं बचपन से ही, उनका 10 लाख खर्च होता है। तो हमने कहा है ऐसे इलाज के लिए 6 लाख बचे रहेंगे परिवार के, अलग से सरकार उनका पूरा इलाज करवाएगी 8 लाख या 10 लाख। इसका मतलब है कि सभी नागरिक में ये विश्वास होना चाहिए, अब मैं जिंदगी में बीमार पड़ गया, मेरे घर में कोई तकलीफ आ गई, ना मेरा मकान बिकेगा, ना गहने बिकेंगे, ना उधार लेना पड़ेगा। कल रात को कोई मेरे पास आया, मानसून का नौजवान था, वो कहता मैं मेरे दोस्त को ले गया, उंगली कट गई थी, तो उंगली कटी, वो तकलीफ दूसरी थी, और मैं ले गया अलवर उसको, तो तकलीफ दूसरी और थी। 20-30-40 हजार खर्च होंगे, 20-30 हजार खर्च होंगे, तो मेरी 2 भैंस मेरे पास, मैं मेरे घर पे 1 भैंस बेचनी पड़ेगी मुझे। और जब आप गया, मालूम पड़ा उनका इलाज फ्री हो रहा है, तो भैंस बिकने से रह गई, वरना वो दूध कैसे बेचता, कैसे वो घर का खर्च चलाता। वो मुझे रात को कल 12 बजे मैं उनसे बात कर रहा था, एक मानसून का लड़का था, उससे मुझे एक किस्सा सुनाया था। देखो आपकी स्कीम जो है इतनी शानदार है। कहने का मतलब ये है, ये मैंने क्यों कहा वो पूरी बात, इसलिए आप में से यहाँ बैठे हो, उनको भी ये पूरी बात जो मैंने बताई शायद उसको मालूम नहीं होगा, क्योंकि इतने गहरे से कोई जाता नहीं है कि सरकार की स्कीम वास्तव में क्या है। जब सरकारी स्कीम में जो आज मोबाइल फोन होता है,
उसके अंदर जो प्रोग्राम बने हुए हैं सब उसमें आता भी है, वे क्या क्या स्कीम आई है, कौन कौन बेनिफिशरी है, ये सब आता भी है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, स्कीमें तो बहुत सारी है, वो सब आप लोग जानकारी प्राप्त, अखबार में आता रहता है, देखते सब। तो ग्रामीण ओलंपिक करवाने आप देखा अपने विज्ञापन अखबार के अंदर है, कितने लोगों ने देखा? आप बताओ, हाथ खड़ा करो। 30-40 लोगों ने देखा। हम देखा 30 लाख लोग जो है, 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया अपना खेल खेलने के लिए। कबड्डी भी, वॉलीबॉल भी, हॉकी भी, खो खो भी, महिलाएं भी, पुरुष भी। उम्र का कोई उसमें बैन नहीं है। 50 साल 60 साल का आदमी खेल सकता है, 70 साल का आदमी कबड्डी खेल सकता है, वॉलीबॉल खेल सकता है। इस खेलों का माहौल बने प्रदेश के अंदर नौजवानों के लिए भी। तो और उसमें राजस्थानी खेल है, राजस्थान जीतेगा। कहना मतलब कोई हार जीत की बात नहीं है। और गांव गांव में मैच होंगे। अभी 29 तारीख से शुरू किया है। तो मैं चाहता हूं कि जो आपने अभी जूली साहब बता रहे थे कि बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चे जो है वो माँ बाप की सेवा नहीं करते। तो मैंने जब अभी कल्याण बोर्ड बनाया, हरीश नागरिकों का कल्याण बोर्ड अलग बनाया हम लोगों ने, जिससे और अधिक अच्छा काम हो सके। हमारे वो अध्यक्ष आए नहीं मेरे ख्याल से, उनसे संपर्क भी नहीं कर पाए होंगे आपने। वो गोपाल सिंह ईडवारी बने मेरे ख्याल से ना। एक बोर्ड बनाया, उनका नाम है वरिष्ठ जन कल्याण बोर्ड, जिससे कि और ज्यादा हम लोगों की सूचना मिल सके। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, आपके माध्यम से ये जो अपन बैठे हैं, ये भी मैं बात बोल रहा हूँ ना, पूरा देश प्रदेश सुन रहा है। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो ये देश नहीं सुन रहा है, प्रदेश नहीं सुन रहा, देश सुन रहा, दुनिया सुन सकती है या सुन रही होगी, जो सुनना चाहते हैं वो। उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कानून हमने बनाया था, उसके अंदर जो है, इस कानून में माँ बाप की सेवा करना आवश्यक है। कई ऐसे परिवार में देखता हूँ जहाँ वो सेवा नहीं करते हैं। उसके लिए कानून में प्रावधान भी है। और देखिए, माँ बाप ही होते हैं। टीकाराम जूली कह रहे थे कि माँ बच्चे को जन्म देती है अपने खून से, और जब वो बड़ा होता है और माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो कई बच्चे कई कारण होते हैं वो सेवा नहीं कर पाते। तो हमने उनको पाबंद किया है कि आपको सेवा करनी पड़ेगी, और नहीं करोगे तो आपको सजा हो सकती है। अब आप बताइए, सजा हो सकती है और 10,000 रुपये तक उसको देना पड़ेगा माँ बाप को, तनख्वाह के हिसाब से। अगर तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, माँ बाप की उस ढंग का स्तर है, तो आपको 10,000 से ज़्यादा भी देने पड़ सकते हैं। वो तय जो है, वो जो कोड बना हुआ है, वो गुजारा भत्ता देने का, उसमें देना पड़ेगा, और नहीं तो 6 महीने सजा हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने कमाया खुद का और आपने वो नाम कर दिया बेटे का, प्रॉपर्टी कर दी नाम मान लो, और वो प्रॉपर्टी लेके बैठ गया बेटा, फिर भी सेवा नहीं कर रहा है, तो प्रॉपर्टी वापस आप ले सकते हो। ये कानून देने प्रावधान है। दादा की प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है पोते का, वो नहीं ले सकते आप। आपकी कमाई प्रॉपर्टी है, आपके पिताजी की कमाई है, उसमें नहीं ले पाओगे, पर आपकी कमाई प्रॉपर्टी है, वो अगर आप दिए, वो सेवा नहीं करते तो आप ले सकते हो। तो मुझे पता है कि हमारे ऐसे संस्कार हैं कि माँ बाप जो होते हैं वो तकलीफ पालेंगे, पर बेटे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये उसकी भावना होती है।
एक बार मैं आ रहा था जोधपुर के अंदर, दीपावली का दिन था और मैं जाता हूँ, मेरे पिताजी की जो स्वर्गवास हुआ था दीपावली दिन ही हुआ था, तो मैं कुछ आश्रम जाता हूँ वहाँ पर सेवा करने के लिए। मैं वहाँ से आ रहा था, रास्ते मुझे हाथ दे के रोका एक बुजुर्ग ने, बहुत बूढ़ा आदमी थे। मैंने कहा भाई बताओ क्या बात बाबा। मैं गाड़ी से उतर गया। कह रहा मेरे बेटे वो मेरा सेवा नहीं करते, मैं तंग करते हैं, तो बातें बोलने लगे। तो मैं कहा ठीक है एक काम करो, वो मैं व्यवस्था कर दूंगा उनको, आपको सेवा भी करेंगे, आपको गुजारा भत्ता भी देंगे, आपको रिपोर्ट पुलिस में करवानी पड़ेगी। नहीं सर वो मैं नहीं करवा रहा हूँ। आप बताइए कि वो बेटे को जो है जेल नहीं होनी चाहिए, वो तकलीफ वो नहीं देख सकता बेचारा, तकलीफ पालेगा। नहीं वो मैं नहीं करूंगा सर, वो मैं नहीं करूंगा। रोक रहा मुझे, तकलीफ पा रहा है, सब कुछ कह रहा है, कानून है उसके पक्ष में, पर उसको कुछ आता नहीं है। तो ये हमारी समाज की सदियों से चली आ रही परंपरा बहुत शानदार है। हमारा देश जो है, हमारा प्रदेश की मान संस्कृति संस्कार परंपरा ऐसी है। पहले फैमिली जो है जॉइंट होती थी, अब धीरे धीरे अलग फैमिली रहने लग गई हमारे राज्य में। तो संस्कार हमारे वही रहने चाहिए, मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा आपको। और बाकी तो जितना कहें उतना कम है। अभी उन्होंने कहा रेलवे का जो छूट मिलती थी बुजुर्गों को, वो तो वास्तव में बड़ी मार्मिक बात है। मैंने भी मेरा जो लिखता हूँ मैं सोशल मीडिया में, मैंने उसकी आलोचना करी थी कि ये भारत सरकार ने गलत कदम उठाया है। कितने बुजुर्ग जाते हैं ट्रेनों के अंदर, उनको मानो 30% या 40% मिलता होगा, उसको बंद करने क्या तुक है। बढ़ावे तो वाहवाही होती है, 30 या 50 कर देते समझ में आता है, पर आपने 30% या कितना मुझे याद नहीं है, वो भी आपने खत्म कर दिया रेलवे में कंसेशन। राजस्थान हम लोग महिलाओं को 30% कंसेशन देते हैं, महिलाओं को जब जाती है बसों में तो 30% कंसेशन राजस्थान हम लोग देते हैं। और रक्षाबंधन पे भी, भाई दूज पे भी हम फ्री बस यात्रा करवाते हैं महिलाओं को। हमने प्रयास किए कि सोशल सिक्योरिटी में हम लोग और आगे बढ़े। तो यही बात करता हूँ, मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ पर आपके बीच में आ सका। और जिस प्रकार आप बैठे हुए हो ऊपर नीचे, लगता है कि आपका जुड़ाव जो है वर्मा जी के साथ में, आपका जुड़ाव भावात्मक भी है, भावात्मक भी है, और इनका जुड़ाव भी आपके साथ में वैसा ही है। क्योंकि बुजुर्गों को ढूंढ ढूंढ के लाने बड़ा काम है। तो ये क्योंकि लगातार सेवा करते हैं, इनको हर घर की पहचान है, जानकारी है, इसलिए ये इकट्ठे करने में कामयाब भी हो रहे हैं। ये दिल की बात है। तो मुझे खुशी है कि मैं इस प्रोग्राम में आया, आप सबसे मिलना हुआ। बाकी बातें तो हम लोग अखबार में पढ़ते हैं, हम लोग क्या बोलते रहते हैं देश के बारे में, देश में कानून का राज रहना चाहिए, हम चाहते हैं। अम्बेडकर साहब का संविधान बनाया हुआ है, वो संविधान के आधार पर देश चले, लोकतंत्र कायम रहे, तब जाके महत्व रहेगा हम लोगों का। क्योंकि माई बाप आप होते हो, सरकारें बनती है, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते तो आपके आशीर्वाद से बनते हैं। अगर संविधान की दर्जा उड़ जाएगी, लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, तो फिर कैसे वो महत्व क्या रहेगा इंसान का, उनका मान सम्मान नहीं होगा, कौन पूछेगा उनको। फिर कानून नहीं रहेगा तो व्यवस्था कैसे रहेगी। तो स्थिति बड़ी, जो स्थिति है उसमें हम लोग बराबर आगे करते थे प्रधानमंत्री जी को भी, कि आप खुद अपील करो देशवासियों को कि मैं चाहता हूँ देश में शांति, भाईचारा, सद्भावना, प्रेम, मोहब्बत रहे, और हिंसा को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति बड़ी आसान होती है। आप सबको साथ लेके चलो, दलित भी, पिछड़े भी, जनरल कास्ट के भी, शेड्यूल कास्ट के भी, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, तब जाके देश आज यहाँ तक पहुँचा है। आज़ादी के पहले अभी जो उसमें आप लोग बैठे हुए हो, बुजुर्ग लोग, 47 में क्या था, देश क्या था, प्रदेश क्या था, जयपुर क्या था,
आज कहाँ पहुंच गए बताइए आप। अब ये हॉल इतना शानदार बना हुआ है, 47 में तो बिजली भी नहीं थी। बिजली राजा महाराजाओं के खाली महलों में वो भी टिमाती थी खाली वहाँ जनरेटर से। कहाँ बिजली लोग समझते नहीं थे। तो हम लोगों ने बहुत प्रगति करी है, बहुत उन्नति करी है, हमें गर्व होना चाहिए। और अभी अमृत महोत्सव चल रहा है, पिछले 3 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। पिछले साल में पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, बाद में शास्त्री जी बने, फिर इंदिरा गांधी जी बनी, फिर राजीव गांधी जी बने, नरसिम्हा जी बने, बनते गए, बदलते गए। कई बार मोरारजी भाई देसाई बन गए, देवगौड़ा जी बन गए, गुजराल साहब बन गए, वाजपेयी जी बन गए, मनमोहन सिंह जी बने ही हैं आपके सामने। तो सबने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया देश के लिए। ये भावना होनी चाहिए, तब जाके अमृत महोत्सव जो है वो नई पीढ़ी को समर्पित होगा। उनमें गर्व होगा कि हाँ, हमारे नेताओं ने, हमारे महापुरुषों ने देश को आज़ाद करवाया, फांसी के फंदे पे चढ़ गए। भगत सिंह जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो गांधी जी के सानिध्य में पूरा कुनबा था, जिन्होंने सब कुछ किया, देश को आज़ाद करवाया। और अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, वो आज कायम है, पिछले साल के बाद नहीं। आपने कहा मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और रेलवे की टिकट उन्होंने कंसेशन जो मिलता था बुजुर्गों को कट दिया, लेकिन उनका कहना है कि जो फ्री की रेवड़ियाँ जो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका, और आप भी कई बार कह चुके कि ये गलत है, जो दी जा रही है वो सुविधाएं नागरिकों को मिलनी चाहिए। ये सोशल सिक्योरिटी जो है पूरी दुनिया के अंदर होता है, वो कायम रहनी चाहिए। ये कोई एहसान नहीं करता है, ये सरकारों का दायित्व है। जो नीडी है, जो असमानता बहुत ज़्यादा है देश के अंदर, गरीब और अमीर की खाई बहुत ज़्यादा है, बढ़ती जा रही है, तो हर व्यक्ति को जीने का हक है। तो सरकार अपने वित्तीय प्रबंधन करे और जो नीडी है, आवश्यकता जिसको है, उसी रेशियो के अंदर वो योजना बनाए और उनको बेनिफिशियरी के रूप में लाभ पहुंचाए। ये मेरा मानना है। और ये मेरा क्या मानना है, दुनिया भर के मुल्कों में जो विकसित राष्ट्र है तो करते आए हैं, अब हम भी काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। आज देश 75 साल के बाद में अमृत महोत्सव मना रहा है। इतनी तो हमारी हैसियत बनी है कि हम गरीब को जिंदा रख सकें, वो सम्मान के साथ जी सकें, घर चला सकें और जिंदा रह सकें। उसके लिए सोशल सिक्योरिटी में कोई मैं समझता हूँ सरकारों को आगे आना चाहिए। और हम तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना हमारी जो है अस्पताल चिकित्सा वाली, हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड में कहीं नहीं होगी। कल मैंने बात की अमेरिका के डॉक्टरों से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, उनका आश्चर्य हो रहा है कि हमारे फ्री CT स्कैन फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री, लीवर ट्रांसप्लांट फ्री। वो लोग विश्वास नहीं कर सकते। 10 लाख का बीमा ऊपर से, एक्सीडेंट का बीमा उनके साथ में। आज लोग बह गए अभी पानी के अंदर, डूब गए, 5-5 लाख मिल गए उनके घरों के अंदर। ये वो स्कीम है चिरंजीवी योजना। तो ये एक एग्जाम्पल है मेरा। हम चाहेंगे कि कैसे हम और ज़्यादा मजबूत करें बुजुर्गों को, विधवाओं को। जो पेंशन है करीब लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं हम लोग, 1 करोड़ जिनको पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। भारत सरकार से हम कहना चाहेंगे, आप 200 रुपये देते हो, 300 रुपये देते हो देश के अंदर, और वो भी उनकी संख्या फिक्स है। हम 1 करोड़ देते हैं तो मतलब नहीं सबको 1 करोड़ देते हैं। वो उनके 10 लाख फिक्स है, 10 लाख लोगों को देंगे। वो करोड़ों का भार स्टेट गवर्नमेंट में पड़ता है। भारत सरकार को भी आगे आना चाहिए और जितनी पेंशन मिल रही राज्यों में उन सबको पैसा दे। 200 रुपये नहीं, कम से कम 1000 वो देवे, तब जाके मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादा उनकी मदद कर पाएंगे। सर, चिरंजीवी योजना महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल सर 4 सितंबर को रैली हो रही है दिल्ली में। कल आप भी यहाँ पर बैठक कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। तो वो पूरे देश भर की रैली है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ में। सर, चिरंजीवी योजना एक महत्वाकांक्षी योजना रही है प्रदेश की, लेकिन भाजपा इसको लेकर भी आरोप लगा रही है कि हमारी भामाशाह योजना का नाम परिवर्तित करके उसको चलाया गया है।
अब उनको मैं क्या समझाऊं, लोग समझ जाएंगे। उनकी संख्या बहुत लिमिट थी, 5 लाख की थी, हम 10 लाख का किया है और उनकी योजना कुछ थी नहीं। 5 से 10 भी किया और मैंने अभी क्या बताया, 10 लाख में से ही मान लो एक घर में बीमारी आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट की, लिवर ट्रांसप्लांट की, 10 लाख में मान लो 6 लाख खर्च हो गए, 4 लाख बचे रहेंगे। उसके पूरा पैसा सरकार देगी उसकी नई बीमारी की, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो चाहे कोई भी। आप बताइए क्या देने का फर्क है। वो तो भारत सरकार की इसी में 5 लाख की, तो वो भी देश के 30% लोगों के बारे में नहीं है, हमने पूरे प्रदेशवासियों के लिए करी है, फिर रात देने का फर्क है। कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाते हुए ये लगातार बीजेपी हमलावर हो रही है और लगातार देखिए आरोप कल घटना हुई है वहाँ पे यूपी के अंदर भी, वैसी घटना हुई जो राजस्थान में घटना हुई थी बच्चे के साथ में। ये घटनाएं होती है, देखा ये जाना चाहिए मीडिया को भी, आम लोगों को भी। घटना के बाद में सरकारी स्तर पर, पुलिस के स्तर पर कोई लापरवाही हुई है क्या, या कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई मिलीभगत हो रही है, कोई बेईमानी हो रही है, तो बात करो। घटना कहाँ नहीं हो रही है। और ये घटना इतनी घिनौनी घटनाएं होती है, सबको दुख होता है समाज में। जब किसी राजनीतिक पार्टी लोग हों, किसी वर्ग के हों, ऐसा नहीं दलित के हाथ घटना होती है दलित को दुख होगा, क्षत्रिय कौम को दुख होता है कि भाई ये घटना क्यों हुई है। अब ये दलित और नॉन दलित हर जगह थोड़ी किया जाता है। आप छुआछूत तो दिमाग करो, भेदभाव तो वहाँ करो, उसमें हम सब मिलके कैसे सेवा करें दलितों की। छुआछूत मानवता के कल्याण के मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें RSS वाले क्यों नहीं आगे आते हैं, बीजेपी क्यों नहीं आगे आती है। आप खाली हर चीज को मुद्दा बनाओगे राजनीतिक तौर से तो समाज को फायदा नहीं है। एक बड़ी बात हो रही है कि आप लगातार कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपील करें और उसके अलावा धर्म को राजनीति बना रहे हैं वो लोग, जैसा आरोप लगा रहे हैं। क्यों, कारण क्या है कि वो इसीलिए नहीं आ रहे कि धर्म को राजनीति के रूप में ले रहे हैं, या क्यों नहीं अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री? आप लगातार ये तो रहस्य बना हुआ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को देख रहे हैं कि देश में तनाव, हिंसा, जगह जगह हिंसा हो रही है और धर्म के नाम पर एक दूसरे लड़ लेते हैं, चाकूबाजी, छुरेबाजी, या उसको मार दिया, लोग मॉब लिंचिंग हो गई धर्म के नाम पे। तो हालत पूरे देश के अंदर है। अब शांति की अपील करने में क्या दिक्कत होती है। एक बार उन्होंने की थी, उसको मैं रिमाइंड कराता हूँ। सरकार बनते ही जब लिंचिंग हुई थी तब उन्होंने अपील करी, बीजेपी गवर्नमेंट थी राजस्थान में, लिंचिंग हुई थी, मॉब लिंचिंग हुई थी अलवर में, उन्होंने अपील करी, उसका असर हुआ। उन्होंने कहा कि ये एंटी सोशल एलिमेंट है, मैं इनको बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो उसको फर्क पड़ा। बाद में वापस ये जब शुरू हो रहा देश भर के अंदर, अब उनकी क्या मजबूरी हो तो जाने। अभी मिस्टर डोभाल जो उनके सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने इस बात को टच किया है, उन्होंने इस बात को टच किया है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि ये धर्म के नाम पर और जो हो रहा है हिंसा का, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सरकार द्वारा। हमें अच्छा लगा। उसके बाद में पता नहीं आगे क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम है, पर ये होना चाहिए। देश में शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत और अहिंसा का माहौल रहेगा तो जाके देश विकास करेगा। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अब यहाँ कई गलतियाँ कर रहे हैं लोग। अमृत महोत्सव में खाली इवेंट हो रहे हैं बड़े बड़े। अरे भाई, आप जो सेक्रीफाइसेज हैं लोगों के आज़ादी के पहले के, और बिना पंडित नेहरू के आप क्या मनाओगे अमृत महोत्सव। पंडित नेहरू को हटा दिया, जितने प्रोग्राम हो रहे हैं उन्हें पंडित नेहरू का तो नाम ही नहीं है, उनको छोड़ के मनाया जा रहा है। तो देश स्वीकार नहीं करेगा इस अमृत महोत्सव, जो इनकी जो थीम है, देश ये आलोचना करेगा कि आप अगर अमृत महोत्सव मना रहे हो तो बड़ा दिल रखो। जो सरकारें थी जिन जिन की, उन सब का योगदान होता है। अगर आप सबको बुला दोगे तो आने वाली पीढ़ी आपको बुला देगी। ये संस्कार मत डालो, संस्कार डालो कि आने वाली पीढ़ी जब देश में राज करे। अल्टीमेट तो नई पीढ़ी आज है, कल राज वो करेगी। आपने जो परंपरा गलत डालोगे, वही व्यवहार आपके हाथ में होगा। तो फिर इतिहास की सच्चाई सामने कैसे आएगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये बहुत मार्मिक बात है, समझने वाली बात है। आखिरी क्वेश्चन कि संघ के प्रचारक ने आरोप लगाया अभी कुछ इंद्रेश कुमार ने कि देश के बंटवारे में पंडित नेहरू की एक छोटी सी भूल के कारण बंटवारा हुआ है। क्या लगता है कि इसी वजह से
ये प्रधानमंत्री या जो अन्य बीजेपी नेता नेहरू और इन लोगों का नाम नहीं लेते, क्या कारण है? ये आजादी की बात पैदा हुए हैं लोग, हम सभी, प्रधानमंत्री जी भी, और ये खबरों में बने रहने के लिए कोई न कोई कमेंट करते रहते। इससे ज़्यादा इनको ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए, ना कोई इनको गंभीरता से लेता है इन लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू। आप हाँ मैं नहीं जा रहा, पूछ रहा हूँ उन्होंने।